नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नवंबर का महीना वृश्चिक लगन राशि के लिए क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। अगर चंद्रमा भी 8 नंबर में मौजूद है तो आपकी वृश्चिक राशि है। अगर आपकी राशि या लगन अलग है तो आप दूसरा वीडियो भी देखिए ताकि महीना कैसे जाएगा आप उस बारे में जान सकें। जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये गोचर के आधार पे है। अगर आपकी विशेष परिस्थिति है तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। दोस्तों, आपने खुद ये फील किया होगा कि मंगल आपकी कुंडली में चलायमान थे 12वें घर में। लगन का मालिक 12वें घर में चला जाए थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जैसे ही ये आ जाएंगे अपने पहले नंबर वाले घर में, वहाँ से आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी। यानी 15 तारीख से पहले अपनी हेल्थ का ध्यान ही रखें। हेल्थ के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, कुछ जांच के ऊपर, कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर, तो इसलिए अपना थोड़ा ध्यान ही रख के चलें। दोस्तों, अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में सेकंड हाउस यानी धन का घर और पांचवा घर यानी संतान का घर, इसके मालिक होते हैं। और कहाँ चलायमान है? तो ये चलायमान है मेष राशि, जो बन जाती है छठी राशि। दोस्तों, कहीं ना कहीं तीसरे, सेकंड और फिफ्थ हाउस का मालिक जब भी छठे घर में जाता है तो धन का कुछ आगमन ज़रूर होता है, लेकिन ये घर होता है रोग, शत्रु, दुर्घटना का, यानी अच्छा घर नहीं होता। तो आपका जो धन है वो इन चीज़ों पे खर्च हो सकता है, या संतान की भी हेल्थ के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वहीं बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि रहेगी नौकरी वाले भाव पे, ये अच्छी है। सातवीं दृष्टि विदेश भाव पे रहेगी तो आपके विदेश संबंधित काम भी बनाएंगे। और नौवीं दृष्टि उनकी अपने घर यानी धन भाव पे पड़ेगी तो धन आता रहेगा, भले ही खर्च हो या, लेकिन आता रहेगा। आपका धन विदेश संबंधित काम में भी खर्च हो सकता है, जैसे वीज़ा अप्लाई करना, ग्रीन कार्ड वगैरह, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो अच्छी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 9वें घर की। इसके मालिक बन जाते हैं चंद्रदेव, जो बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और हर 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन करके अगले घर में चले जाते हैं। ये पूरे जो 12 घर हैं इनका ये चक्कर 28 दिनों में लगा लेते हैं, यानी एक घर में तकरीबन 2.25 दिन रहते हैं। दोस्तों, चंद्रदेव जब भी 6, 8, 12 में जाते हैं तो यूजली अच्छे नहीं माने जाते, और वहीं चौथे घर में भी जाते हैं जो घर सुख का होता है। वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में चौथा ही घर आता है तो कार को भाव नाशय का दोष लगाते हैं, इसलिए ये दिन इनके लिए अच्छे नहीं माने जाते। अब देखते हैं महीना कैसे जाएगा अगर चंद्रदेव की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है। दोस्तों, 1 और 2 तारीख को ये रहेंगे 8वें घर में। 9वें घर का मालिक 8वें घर में आता है तो भाग्य का व्यय कराता है, यानी कहीं ना कहीं भाग्य का साथ ना मिलना, पिता की भी हेल्थ अफेक्टेड होना, ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, और अपनी भी हेल्थ का ही ध्यान रखें। 3, 4, 5 तारीख को ये रहेंगे अपने ही घर में, 9वें घर में। ये बहुत अच्छा है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ये दिन अच्छे रहेंगे। आपका धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी, आपकी लंबी यात्रा के भी योग बनते हैं, स्पेशली अगर वो जल के थ्रू, यानी अगर आप समुद्री यात्रा पे जा रहे हैं तो उसके भी योग बनते हैं। 6, 7, 8 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कुंडली के 10th हाउस में। दोस्तों, भाग्य का मालिक कर्म के घर में जाता है तो ये अच्छा ही है, क्योंकि भाग्य और कर्म का जब भी संयोग बनता है तो ये अच्छा ही बनता है। धर्म कर्माधिपति राजयोग होता है जब धर्म और कर्म का मालिक एक साथ हो या दृष्टि संबंध में हो। तो यहाँ पे धर्म कर्माधिपति राजयोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका धर्म का मालिक कर्म के घर में गया है तो आपको अपनी किस्मत से नौकरी में फ़ायदा मिलेगा 6, 7, 8 तारीख को। 8, 9, 10 तारीख को यही चंद्रमा रहेंगे 11th हाउस में, ये घर ही लाभ का होता है, ये भी अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको भाग्य से लाभ का सीन बनता है, बड़े भाई बहन की भी तरक्की होने का सीन बनता है। दोस्तों, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 12th हाउस में। अब यहाँ देखिए, मंगल के साथ जब भी होते हैं तो चंद्र मंगल राजयोग बनाते हैं, चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। जब भी सूर्य के साथ होते हैं तो अमावस का दोष बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यहाँ वीक हो जाते हैं, और मंगल वैसे भी यहाँ पे वीक है क्योंकि 12वां घर है। तो इसलिए 11, 12 तारीख को आपको भाग्य का साथ कम मिलना, और वहीं कहीं ना कहीं मानसिक भी पीड़ा महसूस होना, ऐसा आपको महसूस हो सकता है।
तो इसलिए अपने धन का खर्च सोच समझ के ही करें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। दोस्तों 13, 14, 15 तारीख को चंद्रमा रहेंगे पहले घर में। अब 8 नंबर में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान ये रहे कि एक तो मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 15 तारीख को, इसकी चर्चा आगे करेंगे, यानी नीच भंग राजयोग करा देंगे। और दूसरी चीज़, त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाता है, वो भी पहले घर में, तो त्रिकोण केंद्र राजयोग बना देता है। यानी 13, 14, 15 दिन इन जनरल अच्छे ही जाएंगे। आपको मान सम्मान भी मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप भाग्य से या आप ट्राई कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, जॉब के लिए या भाग्य उदय के लिए, तो इन दिनों में आपको अच्छा सीन बन सकता है। थोड़ा मानसिक लेवल डाउन ज़रूर रहेगा क्योंकि 8 नंबर राशि में चंद्रमा वीक हो जाते हैं। 216 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे सेकंड हाउस में। ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एक तो बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, ऊपर से एक घर ही धन का है, तो भाग्य से धन आना, फैमिली में धन की वजह से कोई सेलिब्रेशन होना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 18, 19 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे थर्ड हाउस में। चंद्रमा का थर्ड हाउस में आना अच्छा माना जाता है। यहाँ बैठे हुए वो अपने ही घर को देखेंगे, आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपका साहस पराक्रम भी बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहन की भी तरक्की होने का सीन बनता है। 221, 22 तारीख को चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे चंद्रमा कारक भावनाशय का दोष लगाते हैं, और ये भी देखना होता है घर किसका है। तो घर शनिदेव का है जो उनके मित्र नहीं है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा विष दोष में रहेंगे। तो दोस्तों इस पीरियड में घर में थोड़ा माहौल अच्छा ही बना के रखें। माता से मनमुटाव हो सकता है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा रहेंगे फिफ्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस का मालिक 5वें घर में हो, नवम पंचम राजयोग बनाता है, और कहीं ना कहीं भावत भावों के हिसाब से भी 9वें घर का मालिक अपने से 9वें में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। राहु डिग्री वाइज बहुत वीक है, अगर आप उसकी ना भी फिक्र करें तो इन जनरल चंद्रमा का यहाँ आना बहुत अच्छा है। संतान पक्ष की उन्नति होगी, आपको लॉटरी स्टॉक मार्केटिंग चीज़ों में लाभ होगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये दिन अच्छे जाएंगे। 224-25 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे छठे घर में। नाइन्थ हाउस के मालिक का छठे घर में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। व्हीकल सावधानी से चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड करें, लोन लेना देना भी इस पीरियड में अवॉइड करें। कहीं ना कहीं शत्रु आपको अगर परेशान भी कर रहे थे तो कोशिश करें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके या कैसे ना कैसे मामला सुलझा दें। 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहेंगे सेवन्थ हाउस में। ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं, और वहीं शुक्रदेव इस पीरियड में जो इस घर के मालिक हैं वो रहेंगे 11th हाउस में, यानी लाभ स्थान में। तो ये दिन बहुत अच्छे जाएंगे। आपके स्पाउस की तरक्की हो सकती है, बिजनेस में आपको अच्छा गेन मिल सकता है। ओवरऑल आपके लिए दिन अच्छे जाएंगे। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 8th हाउस में। दोस्तों कहीं ना कहीं 8वें घर में, जैसा मैंने आपको बताया 1 और 2 तारीख को, वैसे ही यहाँ पे भी आना अच्छा नहीं है। तो इन दिनों को आप अपने कैलेंडर में मार्क करते हैं, जो मैंने आपको बताया 24, 25, 29, 30, 1, 2, 11, 12, और साथ में आप 20, 21 भी लिख सकते हैं, ताकि आप चंद्रमा के इन दिनों में आप थोड़ा ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का, बाहर का खाना अवॉइड करें, पानी ज़्यादा पिएं, माता का सम्मान करें, माता का से आशीर्वाद लें। वैसे तो हर रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन इन दिनों में आप स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे और 5वें घर के मालिक हैं, यानी थर्ड और फोर्थ हाउस के मालिक हैं। क्योंकि उनको एक केंद्र का घर मिल गया, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए न्यूट्रल या फायदे वाले प्लेनेट ही बनते हैं, और रहेंगे कहाँ, चौथे घर में। दोस्तों शनिदेव चौथे घर में जब भी होते हैं तो वे आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिलाते हैं। यानी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, फिर खरीदी, तो आपको प्रॉपर्टी का जो मटेरियल गेन होता है, जैसे हम बोलते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 1.5 करोड़ में बेच दी, तो 50 लाख का आपको उसमें गेन मिला। तो शनिदेव ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे, और 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 7th हाउस के मालिक है, यानी स्पाउस के घर के मालिक और विदेश के। और ये रहेंगे, जब महीना स्टार्ट होगा तो 10th हाउस में, और फिर चले जाएंगे लाभ स्थान में। पूरा ही महीना लाभ स्थान में रहेंगे, फिर आ जाएंगे 12th हाउस में जो उनका अपना घर है। शुक्रदेव का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले वो 10th हाउस में थे, वो भी अच्छा है। 11th में जाएंगे और अच्छा है, उनके मित्र का घर है, फिर अपने ही घर में चले जाएंगे। और शुक्रदेव इकलौते प्लेनेट है जो 12th हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्रदेव का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है पूरे ही महीने। बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव आपके लिए 8th हाउस यानी मारक भाव और
11th हाउस यानी लाभ स्थान इसके मालिक होते हैं। और ये महीना स्टार्ट होगा तो 12th हाउस में रहेंगे, यानी विपरीत राजयोग बना के रखेंगे। दोस्तों विपरीत राजयोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि लगन का मालिक खुद ही 12वें स्थान में है। मंगल देव जब चले जाएंगे 15 तारीख को, उसी के बाद विपरीत राजयोग एक्टिवेट होने का सीन बनेगा। यानी वृश्चिक राशि में ये 6 तारीख को चले जाएंगे पहले घर में, तो कहीं ना कहीं आपको विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलेगा। और 26 तारीख को धनु में यानी सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों बुधदेव क्योंकि 8वें घर के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी ये जाते हैं कुछ ना कुछ अड़चनें पैदा करते हैं। अगर 12वें घर में जब थे तो विदेश में आप रह रहे हैं, वहाँ अड़चन पैदा करेंगे। जब लगन में आ जाएंगे तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जब सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो धन रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये लाभ के भी मालिक हैं, तो धन खर्च भी होगा और आएगा भी, ऐसी स्थिति बनेगी। सडन गेन और लॉस भी हो सकता है, उसका आप ध्यान रखें। दोस्तों सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव आपके लिए 10th हाउस के मालिक हैं, यानी योग कारक स्थिति में आ जाते हैं। कहाँ घूम रहे हैं? महीना स्टार्ट होगा तो ये नीच के होके 12वें घर में घूम रहे हैं, और महीना जब आधा निकल जाएगा तो फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। दोस्तों शुरू का जो आधा महीना है 16 तारीख तक, क्योंकि 17 को वो परिवर्तन करेंगे, अपने जॉब में अपने बॉस से बना के रखें। प्रॉब्लम वगैरह, षड्यंत्र होना, कुछ दिक्कतें होना, ऐसी स्थिति बन सकती है। जॉब छूटने का भी सीन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव के फर्स्ट हाउस में आने की वेट करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तब आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी फर्स्ट 15 डेज आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्यदेव नीच के भी हैं और 12वें घर में हैं। दोस्तों अब बात करते हैं राहुदेव की और केतुदेव की। ये दोनों डिग्री वाइज बहुत वीक हैं, और 29-30 तारीख को ही ये ट्रांजिट करके राहु मीन में आ गए हैं और केतु कन्या में आ गए हैं। दोस्तों 5वें घर में राहु रहेंगे और केतुदेव रहेंगे 11th हाउस में। राहुदेव का 5वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा तो माना जाता है, क्योंकि ये अकेले ही हैं यहाँ पे, इनके साथ कोई और प्लेनेट नहीं है। और वहीं जो इस घर का मालिक है वो छठे घर में चला गया है। यानी राहु का यहाँ आना स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा उनको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं कि उनको प्यार में धोखा मिला, या प्यार में कुछ चल रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों पिछले कुछ महीने से अगर ये प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अगर केतुदेव की बात की जाए तो केतुदेव चलेंगे 11th हाउस में, उस घर का मालिक चलेगा 12th हाउस में, फिर पहले घर में आ जाएगा। तो केतु 11वें घर में कुछ ना कुछ आपको लाभ ज़रूर दिलाएंगे, और उस घर का मालिक जब पहले घर में आ जाएगा तो तब भी थोड़ा सा आपको लाभ का सीन बनेगा, क्योंकि केतु मंगल जैसा ही फल देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग की। गज केसरी राजयोग बनता है जब भी चंद्रमा गुरु साथ में हो या केंद्र संबंध में हो। तो 3, 4, 5 तारीख को ये बनेगा 9th हाउस का। ये बहुत अच्छा है। पैसे भाग्य से आएंगे, या भाग्य से आपको पैसे में अच्छे बढ़ने का सीन बनेगा, तो ये दिन काफ़ी अच्छा है। 11 और 12 तारीख को ये बनेगा 12वें घर में। तो यहाँ पे पैसे लेने और देने बहुत सोच समझ के करें या अवॉइड ही करें, क्योंकि ये घर ही खर्चे का है, और यहाँ पे चंद्रमा सूर्य के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं अमावस दोष में रहेंगे। तो 11 और 12 तारीख को पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ के करें। 16 और 17 तारीख को ये बन जाएगा सेकेंड हाउस का। तो दोस्तों ये सॉरी, मैंने इसमें गलत लिखा हुआ है, ये 18-19 तारीख को बनेगा केंद्र का संबंध। तो ये 18-19 तारीख को जो बनेगा ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं 18-19 तारीख का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और 24 और 25 तारीख को 6th हाउस का रहेगा। दोस्तों यहाँ पे भी सेम स्थिति बनती है, पैसे का लेन देन सोच समझ के करें, क्योंकि छठा घर होता ही रोग, शत्रु और दुर्घटना का है। दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ आपकी मिडल ऑफ द मंथ से पहले आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब तक मंगलदेव अपनी राशि में नहीं आ जाते। उसके बाद आपको हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली का मालिक छठे घर में घूम रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो जाना, या उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च हो जाना, ऐसा सीन बन सकता है। तो अपनी फैमिली की भी अगर कुछ जांच वगैरह कराने की ज़रूरत है तो आप उसको पहले से ही करा लें, ताकि भी बीमारी हो तो पहले से ही पकड़ में आ जाए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई वो अच्छा कर जाएंगे। यानी अगर कोई भी एग्ज़ाम पढ़ता है, स्पेशली नौकरी से रिलेटेड या विदेश में नौकरी से रिलेटेड, वो अच्छा कर लेंगे, और कहीं ना कहीं उनको साइन ऑन बोनस भी मिल सकता है।
जो वो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, पिछले कुछ महीने से उनको जो कन्फ्यूज़न या क्लैरिटी चल रही थी, कन्फ्यूज़न चल रही थी क्लैरिटी में, उसमें थोड़ी राहत अभी मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि राहु इस जुपिटर के साथ ही बैठे हुए थे, यानी गुरु के साथ छठे घर में बैठे हुए थे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और अब क्योंकि राहु पिछली राशि में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में थोड़ी क्लैरिटी आने का सीन बन जाएगा। दोस्तों, जॉब के लिए मैंने आपको बताया कि जॉब की स्थितियों में अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, उसका अच्छा सीन बन सकता है। और वहीं शुक्रदेव महीने के शुरू में रहेंगे 10th हाउस में, और फिर वो चले जाएंगे 11th हाउस में। और जो 10th हाउस का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, तो आधा जो महीना है उसमें अपनी जॉब थोड़ा ध्यान से ही करें, अपने बॉस के सामने कम ही जाएं, और कोशिश करें कि अगर कुछ विवाद चल रहे हैं तो उनको टाल दें कि एक दो हफ्ते बाद बात करते हैं। दोस्तों, मैरिज की बात करते हैं। मैरिज के लिए देखा जाता है 7th हाउस, उसके मालिक बन जाते हैं शुक्रदेव, जो पहले 10th हाउस में रहेंगे, फिर 11th हाउस में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी महीने का जो दौरान है वो 11th हाउस में रहेंगे, तो लव मैरिज का योग बनने का भी सीन बनेगा। अगर स्पाउस की बात की जाए, तो स्पाउस का भी पीरियड थोड़ा अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि उसके लिए भी 7th हाउस ही देखा जाता है, और उसके मालिक लाभ स्थान में ज़्यादातर महीने में घूमते रहेंगे। तो स्पाउस को भी लाभ होना या ऐसी चीज़ें होने से अच्छा रहेगा। आपका प्रेम भी स्पाउस से इस पीरियड में बढ़ेगा। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करें, तो दोस्तों, सेकंड हाउस का मालिक छठे घर में घूम रहा हो तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस डामाडोल होते हैं। तो इस पीरियड में थोड़ा सा अपने खर्चों का ध्यान रखें। अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा 6 तारीख तक वेट करना चाहिए। उसके बाद से आपके गेंस बढ़ जाएंगे, और उसके आने वाले टाइम में भी बढ़े हुए रहेंगे। यानी अगर आप पहला हफ्ता थोड़ा केयरफुली प्लान कर देते हैं, तो आपको स्पाउस के गेंस, अपने गेंस, प्रॉपर्टी का गेन, जॉब में गेन, संतान के गेन, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी 6 तारीख के बाद से। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको क्या पूजा करनी चाहिए। आपकी कुंडली के रूलिंग प्लेनेट है मंगल देव, तो आप हनुमान चालीसा एवरीडे कर सकते हैं या ट्यूसडे को कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके अलावा आप बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप फिर महामृत्युंजय मंत्र या फिर राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, ये सारे प्लान आउट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं 9th हाउस के लिए, चंद्रदेव के लिए। आप ओम ओम नमः शिवाय और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और वहीं शिवलिंग पे मंडे सैटरडे जल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना वृश्चिक लगन राशि के लिए महीना क्या लेके आ रहा है। गोचर के आधार पे आपकी विशेष परिस्थिति है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।